Good morning, friends. Now we are going to discuss the important questions from wave optics which may come in your ATC examinations. I am not covering the resolving powers question in this question series. So first we are going to discuss the question is the idea of secondary wavelets for the propagation of wave was first given by, तो किसने दिया था जो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रोपगेशन का आइडिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, हुइगन्स ने दिया था। ठीक है, तो आपको ये जो कुछ कुछ के आंसर मैं अभी बता दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर यू हैव टू रेफर माय टेलीग्राम चैनल। यदि आपको सॉल्यूशन भी चाहिए सो आई विल प्रोवाइड देयर, तो मंजीत_ATC यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड देयर। ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लाइट प्रोपोगेट्स रेक्टिलिनियरली ड्यू टू, जो लाइट है वो रेक्टिलिनियरली प्रोपोगेट करती है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आप इनमें से आप खुद बताना चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी मैं बता ही देता हूँ, इसका ये आसान है। वेव नेचर के कारण ही लाइट जो होती है रेक्टिलिनियरली प्रोपोगेट करती है। ठीक है, सो आंसर ए इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट? एक पॉइंट से जब लाइट डाइवर्ज करती है तो कौन सा इसके अंदर करेक्ट है? ए ऑप्शन ए है इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन विद द डिस्टेंस, ऑप्शन बी इज वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, ऑप्शन सी इंटेंसिटी एट द वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो ये भी सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर ए इज़ करेक्ट। आप इसको याद कर सकते हैं, डायरेक्टली इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर द लाइट वेव्स, वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। ओके, इट्स वेवलेंथ इन ग्लास इज, ग्लास में कितनी वेवलेंथ होगी? तो मैंने बताया था जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उसका रिलेशन क्या होता है। आई ऑल्सो डिराइव्ड दैट, डिराइव्ड किया मैंने, डायरेक्ट फार्मूला बताया था, आपको फार्मूला लगाना है और आंसर इसका निकालना है। कमेंट में बता सकते हैं, सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड एट द टेलीग्राम चैनल, मैं बताऊँगा सॉल्यूशन यदि किसी को प्रॉब्लम है तो। फिर उसके बाद है द फिनोमिनन विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। तो ह्यूगन जो थे उन्होंने अपना जो सेटअप बनाया था उसके आधार पे उन्होंने देखो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा है ना, उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे ना। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लेजर बीम इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज, लेज़र जो होती है वो आपको पता है कि काफ़ी दूर तक उसकी कैपेसिटी होती है ट्रांसमिट करने की रेज़ को, तो उसका कारण है कि स्मॉल एंगुलर स्प्रेड होता है उसका ना, वो स्प्रेड नहीं करती है लाइट को, कन्वर्ज करते हुए वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थिन फिल्म ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1.5 प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इंटरफेयरिंग बीम इन द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई थिन फिल्म है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैंने पढ़ाया था, यदि आपने ये पढ़ा है ढंग से तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, आपको ये भी बताया है कि उसको लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पैटर्न के ऊपर। जो सेंट्रल फ्रिंज थी हमारी वो शिफ्ट हो गई है कहाँ पे? 10th ब्राइट फ्रिंज की जगह शिफ्ट हो गई है। तो फाइंड द थिकनेस, आप इसको आंसर को निकालिए, आंसर बताइए कौन सा है, ABCD में से कौन सा करेक्ट है, आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट, द 4 सस्टेनेबल इंटरफेरेंस फॉलोइंग कंडीशंस आर गिवन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इंटरफेरेंस के लिए मैंने बताया था आपको लेक्चर, यदि ध्यान से सुना हो तो, कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों वेव्स की, वो दोनों कोहेरेंट भी होनी चाहिए, तो दोनों ऑप्शन तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी स्मॉल। ठीक है, और अगला ऑप्शन है द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन शुड बी डार्क। देखो बैकग्राउंड तो डार्क होना चाहिए स्क्रीन का, तभी अच्छे से इमेज बनेगी। तो ऑप्शन सी जो है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द आपका जो सोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। सो आंसर इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो आपका आंसर सी आ जाएगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 3/2। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी आपको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज़ x बाई टू वेयर x इज़ योर वेवलेंथ। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमने तो नहीं पढ़ा कभी। शुड बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। डिफ्रैक्शन होने के लिए जो आपकी वेवलेंथ है उसका जो ऑर्डर है वो आपके जो ऑब्स्टेकल साइज है उसके लगभग बराबर होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया है लेक्चर में, आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी और डी भी मतलब कि गलत हो जाएंगे दोनों, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। The ratio of the intensities of the two waves that produces interference is 16:1. Find the ratio of the maximum and the minimum intensity. सो सेम टाइप के सवाल मैंने कराए भी थे, आने के चांसेस भी रहते हैं एग्जाम में इस तरह के सवाल। तो इसके अंदर देखो आपको इंटेंसिटी का रेशो दिया हुआ है ना, मैक्सिमम और मिनिमम का पूछा है, तो फॉर्मूला जो है उसको लगाइए आप, आंसर निकाल के कमेंट में बताएं कि क्या आंसर इसका सही है। ठीक है, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁻⁻8, आपको पता ही है। एंड द वाटर के अंदर स्पीड कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप पूछा है पोलराइजिंग एंगल बताइए इंसिडेंट रे का, तो आपको इस तरह का सवाल का कंसेप्ट मैंने मेरे लेक्चर में बताया था पोलराइजेशन के में, यदि आपने ढंग से उसको रेफ़र किया था तो आप निश्चित रूप से इस सवाल को कर देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अब उसके बाद आता है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजिंग लाइट। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उसके बारे में पूछा है, देखो। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो रोटेट कर देता है आपकी पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह के सवाल करे भी हैं शुगर सॉल्यूशन वाले, इस तरह के जिसके अंदर कुछ एंगल थीटा निकलता है जिस पर टर्न कर देता है वो, तो बस यही आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू, इंटरफेरेंस क्यों होता है, देखो वेव नेचर के कारण होता है, पार्टिकल नेचर के कारण होता है, या फिर दोनों के कारण, या फिर मतलब कोई भी सही नहीं है। तो आपने देखा दो वेव्स आती हैं इंटरफेरेंस करती हैं। ठीक है, तो वेव नेचर के कारण आपका इंटरफेरेंस होता है, इस चीज़ को याद रख लेना। छोटे सवाल आते हैं, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में, सो आपको क्लियर कट रहना है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंटरफियरिंग बीम्स हैव देयर एम्पलीट्यूड रेशियो 2:1, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज, इंटेंसिटी रेशियो पूछा है आपको, देखो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, इसमें जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा इसका सवाल का आंसर दे देगा। मैंने आपको इस तरह के सवाल कराए थे मेरे आपके जो लेक्चर सीरीज़ थी उसके अंदर। ठीक है, तो आपको ज़रूर इसका आंसर देना है। हमने रिजोल्विंग पावर के सवाल इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि वो अभी तक पढ़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ। लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था वेव फ्रंट्स इसके अंदर होते हैं, इसमें स्पेरिकल वेव फ्रंट्स हम यूज़ करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इतना यहाँ तक भी मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज़ द करेक्ट। पेपर में कई बार ऐसे सवाल आते हैं, हम सोचते हैं यार ये तो पता नहीं, बहुत ही सब चीज़ें पढ़ी हुई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या है, तो इनको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज 6000 एंगस्ट्रॉम व्हेन ए लिक्विड इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेन एंड द कॉन्वेक्स लेंस। जो प्लेन सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस उसके बीच में हमने कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया है लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। ठीक है, द डायमीटर जो दे रखा है 6 ब्राइट रिंग का वो है 1.1 mm, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपको 1 मीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे आपको न्यूमेरिकल मैंने कराया था, डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला था उस पर रिलेटेड है पूरा, लगाइए और आंसर निकाल के बताइए। नेक्स्ट मालूज लो इज़, मालूज लो क्या है आपको पता है, म्यू पी इज़ टू 10 IP, ये किसका लो है, ब्रेविस्टर्स लो है ये तो। ठीक है, बी है I इज़ टू I0 कोस स्क्वायर थीटा, तो हाँ बिल्कुल सही है, मालूज लो यही है। बाकी देखो दो ऑप्शन दे रखे, इनमें आपको घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कई बार ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली सीधी सीधी थ्योरम पूछ लेते हैं, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, ATC का कोई भरोसा नहीं क्या पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what will be the angle between polarizer and analyzer if intensity transmitted by the analyzer is 50% of the incident polarized light। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसी से एक अगला सवाल भी आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसके अंदर आपको निकालना है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इनपुट में क्या दी है, पोलराइज्ड लाइट दी है, तो उसके आधार पे ही इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि जब पोलराइज्ड लाइट आती है और अनपोलराइज्ड लाइट आती है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे फॉर्मूले और आपके जो आंसर में परिवर्तन आएगा उसके बारे में हमने चर्चा की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही छोटा भाई है,
What will be the angle between polarizer and analyzer if intensity transmitted by analyzer is 50% of the incident unpolarized light? कुछ भोले भाले बच्चे होंगे, उनको तो समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब दोनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस क्या है। मतलब कि तो एक जैसे लग रहे हैं, ऑप्शन भी सही वैसे ही है, क्वेश्चन भी एकदम सही है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है इसके अंदर पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट का। आपको समझना है उसको, क्या आपको फॉर्मूला लगाना है, लगाइए, मुझे आप आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन यदि फिर भी प्रॉब्लम है, विल प्रोवाइड ऑन टेलीग्राम चैनल, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज ए प्लेन पोलराइज लाइट इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 12 डिग्री पासिंग थ्रू ए x डिग्री शुगर सॉल्यूशन। लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर विद स्पेसिफिक रोटेशन 50 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो x की वैल्यू है वो आपको मैंने बताया था, इसके लिए जो फॉर्मूला है ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के लिए। डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, बहुत ही सुंदर प्यारा आपका आंसर आने वाला है। आंसर जो आएगा जितना ब्यूटीफुल होगा आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। अच्छा आंसर, आप सही आंसर देते हो तो, अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, मंजीत ATC पे नहीं किया है तो बहुत बहुत